कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि समुद्र के किनारे एक आदमी बेहोश पड़ा हुआ था। उसके कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे और आसपास जहाज का टूटा हुआ सामान बिखरा पड़ा था। कुछ देर बाद जब उसकी आंख खुलती है तो वह मुश्किल से उठकर चारों तरफ देखता है। सामने सिर्फ समुद्र था और पीछे घना जंगल। लेकिन जैसे ही वह थोड़ा आगे बढ़ता है, उसे किनारे पर अपने साथियों की लाशें दिखाई देती हैं। वह एक एक करके सबके पास जाता है, लेकिन कोई भी जिंदा नहीं था। अब उसे समझ आ जाता है कि जहाज डूब चुका है और इस पूरे सुनसान आइलैंड पर सिर्फ वही अकेला बचा है। आखिर यह आदमी इस आइलैंड पर पहुंचा कैसे? दरअसल इस आदमी का नाम रॉबिन्सन क्रूसो होता है। कुछ दिन पहले वह स्कॉटलैंड में अपनी पत्नी मेरी के साथ रहता था, लेकिन वहां पैट्रिक नाम के आदमी से उसका झगड़ा हो जाता है। बात ड्यूअल तक पहुंच जाती है और गलती से पैट्रिक की मौत हो जाती है। इस हादसे के बाद रॉबिन्सन के लिए स्कॉटलैंड में रुकना मुश्किल हो जाता है, इसलिए वह कुछ समय के लिए मैरी को छोड़कर समुद्री सफर पर निकल जाता है। उसे लगता था कि मामला शांत होने के बाद वह वापस लौट आएगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह सफर उसकी जिंदगी बदलने वाला है। कुछ समय बाद जहाज खुले समुद्र में आगे बढ़ रहा था। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन फिर मौसम खराब होने लगता है। हवा तेज हो जाती है और समुद्र की लहरें जहाज से टकराने लगती हैं। जहाज पर मौजूद लोग उसे संभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन तूफान लगातार बढ़ता जाता है। कुछ ही देर में जहाज टूटने लगता है, लोग पानी में गिर जाते हैं और रॉबिन्सन भी तेज लहरों के साथ समुद्र में बह जाता है। इसके बाद कहानी फिर उसी आइलैंड पर आती है जहां रॉबिन्सन होश में आता है। वह अपने साथियों को दफनाता है और रात होने पर खुले किनारे पर रुकने के बजाय एक ऊंचे पेड़ पर चढ़कर किसी तरह रात गुजारता है। अगली सुबह उसकी नजर समुद्र में फंसे अपने टूटे हुए जहाज पर जाती है। वह समझ जाता है कि अगर उसे यहाँ जिंदा रहना है तो जहाज से जरूरी सामान निकालना होगा। वह तैरकर जहाज तक पहुंचता है। वहां से उसे खाना, औजार, रस्सियां, बंदूक, गोलियां और कुछ काम की चीजें मिल जाती है। इसी दौरान जहाज के अंदर से उसे आवाज सुनाई देती है। वह दरवाजा तोड़ता है तो सामने उसका कुत्ता स्किपर खड़ा होता है। स्किपर को जिंदा देखकर रॉबिन्सन को थोड़ी राहत मिलती है। इतने बड़े हादसे के बाद अब वह बिल्कुल अकेला नहीं था। वह लकड़ियों से एक छोटा बेड़ा बनाता है और जितना सामान उठा सकता था सब उस पर रखकर स्किपर के साथ वापस किनारे पर आ जाता है। अब उसके पास कुछ दिन का खाना, औजार और अपनी सुरक्षा के लिए बंदूक थी, लेकिन उसे पता था कि यह सामान हमेशा नहीं चलेगा। अगर उसे जिंदा रहना था तो आइलैंड को समझना जरूरी था। इसीलिए वह स्किपर को अपने ठिकाने पर छोड़कर अंदर की तरफ निकलता है। वह घने जंगल से गुजरता है, पहाड़ियों पर चढ़ता है और दूसरे किनारे तक पहुंचता है। उसे उम्मीद थी कि शायद वहां कोई गांव, कोई रास्ता या कोई इंसान मिल जाएगा, लेकिन दूसरे किनारे पर भी उसे सिर्फ समुद्र दिखाई देता है। अब उसे साफ समझ आ जाता है कि यह चारों तरफ पानी से घिरा हुआ आइलैंड है और यहाँ से निकलना आसान नहीं होगा। शुरुआत के दिन उसके लिए बहुत मुश्किल होते हैं। उसे पानी ढूंढना पड़ता है, खाने का इंतजाम करना पड़ता है और रात में जंगली जानवरों से बचना पड़ता है। वह हर दिन समुद्र की तरफ देखता, इस उम्मीद में कि शायद कोई जहाज वहां से गुजरे और उसे बचा ले। एक दिन स्किपर समुद्र की तरफ देखकर भौंकने लगता है। रॉबिन्सन जब उधर देखता है तो उसे दूर एक जहाज दिखाई देता है। वह जल्दी जल्दी सूखी लकड़ियां इकट्ठा करके आग जलाने की कोशिश करता है ताकि धुआं देखकर जहाज वाले उसे देख लें, लेकिन आग ठीक से पकड़ने में समय लग जाता है। तब तक जहाज आगे बढ़ रहा था। वह बंदूक से कई बार फायर करता है, लेकिन जहाज बहुत दूर था और समुद्र की आवाज में गोली की आवाज दब जाती है। वह पानी में उतरकर जहाज की तरफ तैरने की कोशिश करता है, लेकिन तेज लहरों के सामने ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाता। कुछ देर बाद जहाज उसकी आंखों के सामने दूर जाते जाते गायब हो जाता है। अब रॉबिन्सन समझ जाता है कि सिर्फ मदद का इंतजार करने से कुछ नहीं होगा। उसे इसी आइलैंड पर जीना सीखना होगा। वह लकड़ियों और पत्तों से अपना ठिकाना बनाता है, पानी जमा करने का तरीका ढूंढता है और धीरे धीरे शिकार करना भी सीख जाता है। दिन महीनों में और महीने सालों में बदल जाते हैं। 6 साल गुजर जाते हैं और इस पूरे समय स्किपर ही उसका सबसे बड़ा साथी बना रहता है। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा होता है जिससे रॉबिन्सन की सोच बदल जाती है। वह स्किपर के साथ समुद्र किनारे चल रहा था, तभी उसकी नजर रेत पर बने एक पैर के निशान पर जाती है। पहले उसे लगता है कि शायद यह उसका अपना निशान होगा, लेकिन जब वह ध्यान से देखता है तो उसे समझ आता है कि यह निशान उसका नहीं है, यह किसी और इंसान के पैर का निशान था। 6 साल से वह खुद को इस आइलैंड पर अकेला समझ रहा था, लेकिन अब उसके सामने किसी और इंसान के आने का सबूत था। वह बंदूक उठाता है और उस निशान के आगे बढ़ता है। स्किपर भी बेचैन होकर उसके साथ चलने लगता है। कुछ दूर जाने के बाद उसे किनारे पर लकड़ी की बनी छोटी कश्तियां दिखाई देती है। अब उसे समझ आता है कि कुछ लोग इस आइलैंड पर आए हुए हैं, लेकिन वे कौन थे और यहाँ क्यों आए थे, ये बात अभी साफ नहीं थी। रॉबिन्सन आवाजों की तरफ बढ़ता है
और एक बड़े पेड़ के पीछे छुपकर सामने देखने लगता है। वहाँ कुछ कबीले के लोग मौजूद थे। उनके बीच कुछ कैदी रस्सियों से बंधे हुए थे। वह पहले दूर से सब देखता रहता है, लेकिन कुछ ही देर बाद उसे समझ आता है कि वे लोग एक कैदी को मारने की तैयारी कर रहे हैं। रॉबिन्सन जानता था कि अगर वह बीच में गया तो उसकी खुद की जान भी खतरे में पड़ सकती है, लेकिन वह किसी इंसान को अपनी आंखों के सामने मरते हुए नहीं देख सकता था। वह सही मौके का इंतजार करता है और जैसे ही कबीले के लोग उस कैदी के पास बढ़ते हैं, वह गोली चला देता है। गोली की आवाज सुनते ही वहां भगदड़ मच जाती है। कबीले के लोग इधर उधर भागने लगते हैं। इसी अफरा तफरी में एक कैदी अपनी रस्सी खोलकर भाग निकलता है और सीधे रॉबिन्सन के सामने आ जाता है। रॉबिन्सन उसे इशारे से समझाता है कि वह उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वह आदमी पहले डरता है, फिर उसके सामने घुटनों के बल बैठ जाता है और रॉबिन्सन का पैर अपने कंधे पर रखता है। रॉबिन्सन को समझ नहीं आता कि वह ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन उसके हाव भाव देखकर उसे लगता है कि वह उसे अपना दुश्मन नहीं मान रहा। वह उसे शांत करने के लिए थोड़ा खाना देता है, लेकिन तभी झाड़ियों से कबीले के 2 लोग बाहर आ जाते हैं। रॉबिन्सन उनमें से एक पर गोली चलाता है, दूसरा उस कैदी पर हमला करता है, लेकिन इस बार कैदी खुद उसका सामना करके उसे मार देता है। अब खतरा टल चुका था। रॉबिन्सन को लगता है कि उसने एक बेगुनाह आदमी की जान बचा ली है, लेकिन अगले ही पल वह देखता है कि वह आदमी मरे हुए हमलावर के शरीर से मांस खाने लगता है। यह देखकर रॉबिन्सन घबरा जाता है। उसे समझ आता है कि यह आदमी किसी ऐसे कबीले से है जो इंसानों का मांस खाता है। वह उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वह आदमी उसकी बात नहीं समझता। रॉबिन्सन के चेहरे पर डर देखकर वह आदमी भी पीछे हट जाता है और जंगल की तरफ भाग जाता है। रॉबिन्सन बिना देर किए अपने ठिकाने पर लौटता है। अब वह पहले से ज्यादा सावधान था। उसे डर था कि जिन लोगों पर उसने गोली चलाई है वे बदला लेने जरूर आएंगे। वह अपने घर के चारों तरफ नुकीली लकड़ियां लगाता है, कुछ जगह जाल बनाता है और हथियार हमेशा तैयार रखता है। कई दिन गुजर जाते हैं, लेकिन कोई हमला नहीं होता। आखिर एक दिन वह खुद जंगल में जाकर पता लगाने का फैसला करता है। वह स्किपर को साथ लेकर निकलता है। हाथ में बंदूक थी और नजरें चारों तरफ, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद उसका पैर जमीन पर छुपे एक जाल में फंस जाता है। अगले ही पल रॉबिन्सन उल्टा लटक जाता है। उसकी बंदूक नीचे गिर जाती है और स्किपर डर कर पीछे हट जाता है। रॉबिन्सन खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन रस्सियां बहुत मजबूत थीं। तभी जंगल से वही आदमी बाहर आता है जिसकी जान रॉबिन्सन ने बचाई थी। वह नीचे पड़ी बंदूक उठाता है और उसे ध्यान से देखने लगता है। रॉबिन्सन को पहले लगता है कि शायद अब वह आदमी उससे बदला लेगा, लेकिन वह बंदूक चलाना नहीं जानता था। वह उसे किसी अजीब चीज की तरह देख रहा था। रॉबिन्सन धीरे धीरे अपनी कमर से चाकू निकालता है और रस्सी काट देता है। जमीन पर गिरते ही वह बंदूक वापस लेने की कोशिश करता है, लेकिन वह आदमी पीछे हट जाता है। रॉबिन्सन उसे डराने के लिए बंदूक ऊपर पेड़ पर बैठे एक पक्षी पर चलाता है। गोली लगते ही पक्षी नीचे गिर जाता है। यह देखकर वह आदमी चौंक जाता है और समझ जाता है कि यह हथियार कितना खतरनाक है, लेकिन वह भी अपना हुनर दिखाता है। वह जमीन से लकड़ी का एक टुकड़ा उठाता है और दूर बैठे दूसरे पक्षी पर फेंकता है। उसका निशाना इतना सही था कि वह पक्षी भी नीचे गिर जाता है। रॉबिन्सन यह देखकर हैरान रह जाता है। अब उसे समझ आता है कि यह आदमी सिर्फ ताकतवर नहीं बल्कि बहुत तेज और समझदार भी है। इसके बाद दोनों के बीच थोड़ा भरोसा बनने लगता है। रॉबिन्सन उसे अपने घर ले आता है, लेकिन अभी भी उसके मन में डर था, इसलिए रात में वह सावधानी के लिए उसे बांध देता है। वह आदमी विरोध नहीं करता और चुपचाप बैठा रहता है। सुबह जब रॉबिन्सन की आंख खुलती है तो वह देखता है कि वह आदमी भागा नहीं था, उल्टा वह उसके लिए खाना लेकर आया था। अब रॉबिन्सन को महसूस होता है कि शायद यह आदमी सच में उसका दुश्मन नहीं है। वह उसे खोल देता है और पहली बार उसे एक दोस्त की तरह देखता है। इसके बाद रॉबिन्सन उसका नाम फ्राइडे रखता है। अब फ्राइडे उसके साथ रहने लगता है। शुरुआत में दोनों एक दूसरे की भाषा नहीं समझते थे। रॉबिन्सन उसे छोटी छोटी चीजों के नाम सिखाता है और फ्राइडे जल्दी जल्दी सीखने लगता है। रॉबिन्सन उसे औजार इस्तेमाल करना और अपने तरीके से रहना सिखाता है। वही फ्राइडे उसे जंगल के रास्ते, शिकार के तरीके और आइलैंड की कई छुपी हुई जगहें दिखाता है। धीरे धीरे दोनों साथ काम करने लगते हैं। वे साथ शिकार पर जाते, साथ खाना खाते और घर को ठीक करते। कई सालों बाद रॉबिन्सन को किसी इंसान का साथ मिला था और फ्राइडे भी अब उस पर भरोसा करने लगा था। एक दिन दोनों आग के पास बैठे होते हैं। रॉबिन्सन फ्राइडे से उसके कबीले के बारे में पूछता है। फ्राइडे टूटी फूटी भाषा में उसे बताता है कि जिन लोगों से वह भागकर आया था वे लोग खतरनाक हैं। वह यह भी बताता है कि उसने अपने कबीले के कुछ नियम तोड़े थे, इसी वजह से उसे सजा के तौर पर यहाँ लाया गया था। अब रॉबिन्सन समझ जाता है कि खतरा अब भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। अगर वे लोग फ्राइडे को ढूंढते हुए वापस आए
तो हमला पहले से बड़ा हो सकता है। समय के साथ रॉबिन्सन और फ्राइडे की दोस्ती मजबूत होती जाती है, लेकिन दोनों की सोच अलग थी। रॉबिन्सन अलग दुनिया से आया था और फ्राइडे अपने कबीले के नियमों में बड़ा हुआ था। एक शाम इसी बात पर दोनों के बीच बहस हो जाती है। रॉबिन्सन गुस्से में फ्राइडे से एक ऐसी बात कह देता है जो उसे बुरी लगती है। फ्राइडे कुछ देर चुप रहता है और फिर बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है। रॉबिन्सन पहले उसे रोकता नहीं, लेकिन बाद में उसे अपनी गलती समझ आती है। अगले दिन वह फ्राइडे को ढूंढने निकलता है। काफी देर बाद उसे फ्राइडे समुद्र किनारे अकेला बैठा मिलता है। रॉबिन्सन उसके पास जाता है और अपनी गलती मानता है। फ्राइडे पहले कुछ नहीं बोलता, लेकिन फिर उसकी बात मान लेता है। इस तरह दोनों की गलतफहमी खत्म हो जाती है। अब रॉबिन्सन समझ चुका था कि फ्राइडे कोई नौकर या कैदी नहीं, बल्कि उसका दोस्त है। कुछ समय बाद फ्राइडे फिर उसे बताता है कि कबीले के लोग उसे ढूंढने वापस आ सकते हैं। रॉबिन्सन को समझ आ जाता है कि सिर्फ बंदूक से काम नहीं चलेगा, उन्हें पहले से तैयारी करनी होगी। इसके बाद दोनों पूरे आइलैंड को ध्यान से देखते हैं। वे उन रास्तों को चुनते हैं जहां से हमला हो सकता था। फिर दोनों मिलकर जाल बनाना शुरू करते हैं। कहीं गड्ढे बनाए जाते हैं, कहीं नुकीली लकड़ियां लगाई जाती है। कई दिनों की मेहनत के बाद उनका छोटा सा घर पहले से ज्यादा सुरक्षित हो जाता है। एक दिन दोनों आइलैंड के दूसरे हिस्से में जाते हैं। वहां उन्हें दूर से कुछ आवाजें सुनाई देती है। रॉबिन्सन और फ्राइडे छिपते हुए आगे बढ़ते हैं तो सामने वही कबीले के लोग दिखाई देते हैं। वे लोग फिर से किसी कैदी को लेकर आए थे और एक रस्म की तैयारी कर रहे थे। रॉबिन्सन और फ्राइडे समझ जाते हैं कि अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो वह कैदी मारा जाएगा। रॉबिन्सन अपने बनाए हुए एक जाल का इस्तेमाल करने का फैसला करता है। वह आग लगाकर उस तरफ फैलाता है ताकि कबीले के लोग डर कर भाग जाएं और कैदी को मौका मिल सके। लेकिन इसी दौरान स्किपर आग की तरफ भाग जाता है। रॉबिन्सन उसे रोकने के लिए आवाज लगाता है, लेकिन स्किपर उसकी बात नहीं सुनता। कुछ ही सेकंड बाद जोरदार धमाका होता है। रॉबिन्सन भागकर उस तरफ जाता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। स्किपर मर चुका था। रॉबिन्सन उसे चुपचाप दफनाता है। स्किपर वही साथी था जिसने 6 साल तक इस आइलैंड पर उसका साथ नहीं छोड़ा था। इस घटना के बाद रॉबिन्सन को लगने लगता है कि अगर वे लोग फिर लौटे तो एक दिन वह और फ्राइडे भी नहीं बच पाएंगे। इसलिए वह फ्राइडे से कहता है कि उन्हें एक बड़ा बेड़ा बनाकर आइलैंड छोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। फ्राइडे यह सुनकर परेशान हो जाता है। उसे लगता है कि शायद रॉबिन्सन उसे अपने साथ किसी दूसरी जगह ले जाकर गुलाम बना देगा। रॉबिन्सन उसे समझाने की कोशिश करता है कि वह ऐसा नहीं सोच रहा, लेकिन फ्राइडे उसकी बात पूरी तरह नहीं समझ पाता। इस वजह से दोनों के बीच फिर दूरी आ जाती है। फ्राइडे कुछ समय के लिए अलग रहने लगता है और रॉबिन्सन अकेले ही बेड़ा बनाने में लग जाता है। वह लकड़ियां काटता है, रस्सियां बांधता है और दिन रात मेहनत करके एक मजबूत राफ्ट तैयार करने की कोशिश करता है। उसके लिए यह राफ्ट इस आइलैंड से बाहर निकलने की उम्मीद थी। कुछ दिन बाद फ्राइडे वापस आता है। इस बार उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं था। वह रॉबिन्सन से कहता है कि वह उसके साथ जाने के लिए तैयार है। फिर वह उसे अपने हाथों से बनाई हुई एक माला देता है जो उसकी दोस्ती की निशानी थी। इसके बाद दोनों फिर साथ मिलकर राफ्ट तैयार करने लगते हैं। उन्हें लगने लगता है कि शायद अब वे इस आइलैंड से बाहर निकल सकते हैं, लेकिन उसी रात मौसम खराब हो जाता है। तेज हवा चलती है और कुछ ही देर में तूफान आ जाता है। रॉबिन्सन और फ्राइडे अपने घर के अंदर छिप जाते हैं। बाहर पेड़ टूट रहे थे और समुद्र की लहरें किनारे तक आ रही थीं। रात भर तूफान चलता रहता है। सुबह जब दोनों बाहर निकलते हैं तो आइलैंड का हाल बदल चुका था। कई पेड़ टूट चुके थे, सामान बिखर चुका था और सबसे बड़ा नुकसान यह था कि उनकी बनाई हुई राफ्ट बह चुकी थी। रॉबिन्सन कुछ देर तक समुद्र की तरफ देखता रहता है। जिस उम्मीद पर उसने इतने दिन मेहनत की थी वह अब पानी में गायब हो चुकी थी, लेकिन उनके पास ज्यादा समय नहीं था। फ्राइडे जानता था कि कबीले के लोग फिर वापस आएंगे, इसीलिए दोनों आइलैंड छोड़ने का प्लान कुछ समय के लिए भूल जाते हैं और दोबारा अपने बचाव की तैयारी चेक करने लगते हैं। दोनों जानते थे कि अगली बार लड़ाई सीधी होने वाली है, इसलिए इस बार गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। पूर्णिमा की रात करीब आ चुकी थी। फ्राइडे को यकीन था कि कबीले के लोग इसी रात वापस आ सकते हैं, इसलिए दोनों पूरे दिन अपनी तैयारी चेक करते रहते हैं। घर के आसपास पहले से जाल लगाए जा चुके थे। कुछ रास्तों पर नुकीली लकड़ियां थीं, कुछ जगह रस्सियों के फंदे थे और कुछ जगह बारूद से धमाके वाला इंतजाम किया गया था। रात होते ही समुद्र किनारे हलचल सुनाई देती है। कुछ ही देर में कबीले के लोग अपनी कश्तियों से आइलैंड पर उतरते हैं। उनके हाथों में हथियार थे और वे सीधे उसी तरफ बढ़ रहे थे जहां रॉबिन्सन और फ्राइडे ने जाल लगाए थे। रॉबिन्सन अपने चेहरे और शरीर पर मिट्टी लगाकर छिप जाता है ताकि अंधेरे में वह कबीले के लोगों जैसा दिखाई दे। फिर वह बांसुरी बजाकर उनका ध्यान अपनी तरफ खींचता है। कबीले के लोग आवाज सुनकर उसी दिशा में आने लगते हैं। शुरुआत में सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा था, लेकिन तभी उनमें से कुछ लोग स्किपर की कब्र के पास पहुंच जाते हैं और जमीन खोदने लगते हैं। यह देखकर रॉबिन्सन गुस्से में बाहर निकलने वाला होता है, लेकिन फ्राइडे उसे रोक देता है और इशारे से समझाता है कि अभी सही समय नहीं है। कुछ देर बाद कबीले के लोग रॉबिन्सन के घर के पास पहुंचते हैं। जैसे ही वे सही जगह आते हैं,
रॉबिन्सन रस्सी काट देता है। अगले ही पल पहला जाल खुल जाता है। कुछ लोग नुकीली लकड़ियों में फंस जाते हैं और बाकी घबराकर इधर उधर भागने लगते हैं, लेकिन वहां भी दूसरे जाल लगे हुए थे। फ्राइडे ऊपर से पत्थर और लकड़ियां फेंकता है, जबकि रॉबिन्सन बंदूक से उन्हें रोकने की कोशिश करता है। पूरा इलाका अफरा तफरी में बदल जाता है। कबीले के लोग समझ नहीं पाते कि हमला किस तरफ से हो रहा है। जब वे रॉबिन्सन के घर की तरफ बढ़ते हैं तो वह अपना आखिरी ट्रैप इस्तेमाल करता है। कुछ ही सेकंड बाद जोरदार धमाका होता है। धमाके से घर टूट जाता है और कई हमलावर वहीं गिर जाते हैं। रॉबिन्सन और फ्राइडे को लगता है कि अब खतरा खत्म हो गया है, लेकिन तभी जंगल की तरफ से कुछ और लोग बाहर आ जाते हैं। वे पहले से छिपे हुए थे। उनमें से एक आदमी तीर चलाता है और तीर सीधे रॉबिन्सन को लग जाता है। वह जमीन पर गिर पड़ता है। फ्राइडे तुरंत उसकी तरफ भागता है, हमलावर को अपनी कुल्हाड़ी से मार गिराता है और रॉबिन्सन को खींचकर सुरक्षित जगह ले जाता है। फ्राइडे जंगल से जड़ी बूटियां लाकर उसके जख्म पर लगाता है। शुरुआत में उसे लगता है कि रॉबिन्सन ठीक हो जाएगा, लेकिन अगले कुछ दिनों में उसकी हालत और बिगड़ने लगती है। जख्म में इन्फेक्शन फैल जाता है, उसे तेज बुखार हो जाता है और वह ठीक से चल भी नहीं पाता। अब फ्राइडे समझ जाता है कि सिर्फ जड़ी बूटियों से काम नहीं चलेगा। अगर रॉबिन्सन को बचाना है तो उसे अपने कबीले के पास ले जाना होगा। वहां इलाज करने वाले लोग थे, लेकिन यह फैसला आसान नहीं था। उसी कबीले से फ्राइडे भाग कर आया था। अगर वे लोग उसे पकड़ लेते तो उसकी जान भी जा सकती थी। फिर भी वह रॉबिन्सन को छोड़ नहीं सकता था। अगली सुबह फ्राइडे रॉबिन्सन को सहारा देकर अपने कबीले की तरफ निकलता है। रास्ता लंबा था और रॉबिन्सन की हालत लगातार खराब हो रही थी। कई बार फ्राइडे उसे उठाकर चलता है और कई बार रुककर उसे पानी पिलाता है। काफी मुश्किल के बाद दोनों कबीले तक पहुंचते हैं। जैसे ही वहां के लोग उन्हें देखते हैं, वे दोनों को घेर लेते हैं। उनके लिए रॉबिन्सन एक बाहरी आदमी था। ऊपर से पहले भी बाहरी लोगों ने उनके कबीले पर हमला किया था, इसलिए वे उसे दुश्मन समझते हैं। फ्राइडे उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि रॉबिन्सन उसका दोस्त है और उसने उसकी जान बचाई थी, लेकिन कबीले के लोग उसकी बात तुरंत नहीं मानते। वे रॉबिन्सन को मारना चाहते थे, लेकिन उनके नियमों के मुताबिक किसी बीमार आदमी को नहीं मारा जा सकता था, इसलिए पहले उसका इलाज शुरू किया जाता है। फ्राइडे को थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन परेशानी अभी खत्म नहीं हुई थी। कबीले के बड़े लोग फैसला करते हैं कि जब रॉबिन्सन ठीक हो जाएगा तब उसे फ्राइडे के साथ एक मुकाबला करना होगा। उस मुकाबले में जो जीतेगा वही जिंदा रहेगा। कुछ दिन बाद रॉबिन्सन की हालत थोड़ी ठीक होने लगती है। उसका बुखार कम होता है और जख्म भरने लगता है, लेकिन जैसे ही वह संभलता है, फ्राइडे उसे बताता है कि अब उन्हें एक दूसरे के खिलाफ लड़ना पड़ेगा। रॉबिन्सन यह सुनकर हैरान रह जाता है। वह फ्राइडे से लड़ना नहीं चाहता था, लेकिन कबीले के नियमों के सामने दोनों बेबस थे। इसके बाद दोनों दोस्तों को एक ऐसे मैदान में खड़ा किया जाता है जहां नीचे आग जल रही थी। चारों तरफ कबीले के लोग खड़े थे और सब इस मुकाबले का इंतजार कर रहे थे। रॉबिन्सन और फ्राइडे एक दूसरे को देखते हैं। मुकाबला शुरू होता है। रॉबिन्सन अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ था, इसलिए वह ज्यादा देर तक फ्राइडे के सामने टिक नहीं पाता। कुछ देर बाद रॉबिन्सन के हाथ से हथियार गिर जाता है। अब वह फ्राइडे के सामने खाली हाथ खड़ा था। रॉबिन्सन उससे कहता है कि अगर यही रास्ता है तो वह उसे मार दे, लेकिन फ्राइडे ऐसा नहीं कर पाता। वह अपने दोस्त को मारने से मना कर देता है। इसी पल दूर से गोली चलने की आवाज आती है। गोली सीधी फ्राइडे को लगती है और वह रॉबिन्सन के सामने गिर पड़ता है। रॉबिन्सन तुरंत उसे पकड़ लेता है। कुछ सेकंड के लिए उसे समझ ही नहीं आता कि हुआ क्या है। तभी चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। असल में कुछ बाहरी लोग हथियारों के साथ वहां पहुंच चुके थे और कबीले पर हमला कर रहे थे। रॉबिन्सन फ्राइडे को संभालने की कोशिश करता है, लेकिन गोली गहरी लगी थी। फ्राइडे समझ चुका था कि अब वह नहीं बच पाएगा। वह आखिरी बार रॉबिन्सन की तरफ देखता है और कुछ ही देर में उसकी सांसें रुक जाती हैं। रॉबिन्सन के हाथों में उसका दोस्त दम तोड़ देता है। उधर बाहरी लोग पूरे कबीले पर कब्जा कर चुके थे। वे लोग हथियारों के दम पर वहां के लोगों को पकड़ रहे थे। रॉबिन्सन फ्राइडे को छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन हालात उसके हाथ में नहीं थे। कुछ समय बाद वह किसी तरह उस आइलैंड से बाहर निकल जाता है। समुद्र का सफर खत्म होने के बाद रॉबिन्सन अपनी पुरानी दुनिया में वापस पहुंचता है और मेरी से मिलता है। मेरी ने उसे मरा हुआ समझ लिया था, लेकिन रॉबिन्सन जिंदा वापस आ चुका था। वह बताता है कि कैसे एक हादसे ने उसे सुनसान आइलैंड पर पहुंचा दिया, कैसे उसने वहां जिंदा रहना सीखा और कैसे फ्राइडे ने उसकी जिंदगी बदल दी। आखिर में यह कहानी डेनियल डेफो तक पहुंचती है। वह रॉबिन्सन की कहानी पढ़ता है और समझ जाता है कि यह कोई आम सफर नहीं था। ये एक ऐसे आदमी की कहानी थी जिसने समुद्र, तन्हाई, डर और मौत के बीच खुद को जिंदा रखा। लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा हिस्सा सर्वाइवल नहीं था। सबसे बड़ा हिस्सा वह दोस्ती थी जो रॉबिन्सन और फ्राइडे के बीच बनी थी। इसी के साथ रॉबिन्सन क्रूसो की यह कहानी खत्म हो जाती है। हमारे साथ हमेशा ऐसे ही जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में।